क्लैश ऑफ द टाइटन्स एक सनसनीखेज दास्तान है जो खुदाओं, इंसानों और किस्मत की जंग के गिर्द घूमती है। कहानी शुरू होती है खला के गहरे मंजर से, जहां हमें पता चलता है कि जूस, हेडेस और पोसाइडन तीनों भाई ने मिलकर पुराने जालिम टाइटन्स का खात्मा किया। लेकिन हेडेस के दिल में हमेशा मनफी सोचें थीं, जिन्हें जूस ने चालाकी से इस्तेमाल किया और हेडेस को एक खतरनाक मखलूक बनाने पर मजबूर किया ताकि टाइटन्स को मटाया जा सके। हेडेस ने क्रैकन को तख्लीक किया, एक देव हैकल बुला जिसने दुनिया पर तबाही मचानी थी। तीनों भाइयों की अलग अलग ताकतें और रवैये दिखाए जाते हैं। जियूस इंसानों की इबादत से ताकत पाता है, कोई साइडन समंदर का हुक्मरान है और हेडीज अंधेरे और खौफ का मालिक। इंसान जब खुदाओं को नजरअंदाज करते हैं तो जियूस की ताकत कम होने लगती है और हेडीज को मौका मिलता है कि वो अपनी चालों से दुनिया पर खौफतारी करे ताकि लोग फिर से खुदाओं को पुकारें। अब कहानी एक अनोखे मोड़ पर आती है जब एक मुछेरा समंदर में तैरता हुआ एक बॉक्स निकालता है जिसमें एक औरत की लाश और एक जिंदा बच्चा होता है। वो बच्चा है पर्सेस, इस कहानी का हीरो। मुछेरा उसको गोद ले लेता है और कहता है कि खून से बढ़कर मोहब्बत का रिश्ता होता है। बरसों गुजर जाते हैं, लेकिन जब समंदर से रिस्क आना बंद हो जाता है तो वो समझते हैं कि खुदाओं को नाराज कर दिया गया है। एक दिन लोग जूस के एक बत को गिरा देते हैं, जिसके बाद अंधेरी ताकतें हमला कर देती हैं और पर्सेस अपने सारे घर वालों को खो बैठता है। हेडीज जूस को कहता है कि मैं इंसानों के दिल में ऐसा खौफ डालूंगा कि वो दोबारा तेरी पूजा करेंगे। फिर अगस्त के सिपाही पर्सेस को समंदर से निकालते हैं और अवाम इस के अंजाम का फैसला राजा पर छोड़ देती है और यहीं से पर्सेस की तकदीर एक नई करवट लेती है, जिसमें वो एक इंसान होते हुए भी खुदाओं की दुनिया में कदम रखता है। कहानी का अगला हिस्सा मजीद सनसनीखेज हो जाता है जब राजा ऐलान करता है कि आज हम नहीं, देवता डूबेंगे। और महारानी के सौबिया, जो देवताओं को मानती ही नहीं, कि बेटी एंड्रोमेडा उस पर गुस्से का इजहार करती है। वो कहती है कि जितना हम खुदाओं को चैलेंज करेंगे वो उतनी ही तबाही लाएंगे। जिस पर महारानी जवाब देती है कि खुदाओं को हमारी जरूरत है, हमें इनकी नहीं। अचानक हेडीज महल में नमूदार होता है, जो ज्यूस के हुक्म पर आया होता है, और वो अपनी खौफनाक ताकत से महाराजा को घुटनों पर झुका देता है और महारानी को बूढ़ी औरत में बदल देता है, इसकी खूबसूरती छीन लेता है। जब पर्सेस उस पर हमला करता है तो एक पुरस्कार लड़की उसे रोकती है और कहती है कि अभी वक्त नहीं है। हिडीज उन्हें दो रास्ते देता है, या तो क्रैकन एक ड्यू हैकल बिला को आजाद करके सारी सल्तनत तबाह होने दो, या अपनी खूबसूरत बेटी एंड्रोमेडा को कुर्बानी दो जिसे तुम सबसे ज्यादा अजीज रखते हो। इस मौके पर कहानी में एक हैरान कुन मोड़ आता है। हेडीज कहता है ये हुक्म तुम्हारे ही वालिद का है, जिस पर पर्सेस हैरान रह जाता है क्योंकि ये इंकिशाफ होता है कि वो दरअसल एक डेमी गॉड है। दूसरी तरफ ओलिम्पस में जूस को जब ये खबर मिलती है कि जमीन पर उसका बेटा है तो हीरीमेस नामी देवता उसे दूध की शीशी देता है और कहता है कि हम पर्सेस को भी उम्र कर सकते हैं। लेकिन जूस कहता है कि वो खुद चुनेगा क्योंकि उसने खुदाओं से बगावत की है। दूसरी तरफ ओर्गुस के महल में राजा का सिपाही डेगो पर्सेस से पूछता है तुम कौन हो, जिस पर वो जवाब देता है मैं डेमी गॉड नहीं, एक मछेरा हूँ और मेरी फैमिली जूस के हाथों मरी है। एंड्रोमेडा कहती है कि मेरी कुर्बानी ले लो और उस लड़की को छोड़ दो, मगर उसके वालिद इनकार कर देते हैं। अब पर्सिस से मिलने एक लड़की आती है जिसका नाम यो होता है। वो कहती है कि ना मैं इंसान हूँ ना मुकम्मल देवता, मैं देख नहीं सकती मगर बहुत कुछ जानती हूँ। वो पर्सिस को बताती है कि कैसे उसका बाप एग्रेसिस, जो एक इंसान था, ने देवताओं की पूजा से इनकार किया, जिस पर ज्यूस ने गुस्से में आकर खुद को एक और शक्ल में बदलकर उसकी बीवी के साथ ताल्लुक बनाया और पर्सिस पैदा हुआ। एग्रेसिस को जब सच पता चला तो उसने बीवी और बच्चे को मारने का हुक्म दिया और दोनों को एक बॉक्स में बंद करके समंदर में फेंक दिया। लेकिन वो जिंदा बच गया क्योंकि वो पैदा ही बुराई के खात्मे के लिए हुआ था। ईयू, जो अब इसकी रहनुमाई करती है, ड्रैगो से कहती है कि हमें पर्सेस को साथ ले जाना चाहिए और इसलिए राजा के हुक्म पर एक खास फोर्स तैयार की जाती है ताकि वो स्टेजिन की टीनो रुन्नी उठा जो क्रैकन को शिकस्त दे सकता है। इधर हेडीज एक सुनसान जगह पर एग्रेसिस को ढूंढ निकालता है जो खुद को कलाबस कहता है और कहता है कि तुम्हारा नाजायज बेटा जो ज्यूस से है जिंदा है और तुम्हारी तरफ आ रहा और तुम ही इसे मारो। वो एग्रेसिस को आग की ताकत देता है और कहता है कि तुम पर्सेस को खत्म करो, मैं ज्यूस को खत्म करूंगा। इधर पर्सेस और उसकी टीम जंगल की तरफ जा रहे होते हैं जब ड्रीगो उसे तलवार थमाता और कहता है तलवार चलाओ, लेकिन पर्सेस कहता है मुझे आती ही नहीं। वो दोनों आपस में तलवार बाजी शुरू करते हैं और इसी दौरान उसके डिमी गॉड खून की ताकत जाग उठती है और वो खुद ब खुद तलवारबाजी सीख जाता है। जैसे ही पर्सेस जंगल में चल रहा होता है उसकी नजर एक चमकती हुई तलवार पर पड़ती है। ट्रैका उसे देखकर कहता है कि ये खुदाओं का खास तोहफा है, सिर्फ तुम्हारे लिए, मगर पर्सेस उसे लेने से इनकार कर देता है और खामोशी से आगे बढ़ जाता है। जिस पर ट्रैको अपने सिपाहियों को कहता है कि कबूतर छोड़ो, उसे ढूंढो, वो कुछ छुपा रहा है। इस दौरान हम यो को देखते हैं जो कुछ उड़ते हुए घोड़ों को पर्सेस के पास लाती है और कहती है कि ये पगर्सीस है, एक ऐसा घोड़ा जिस पर आज तक कोई इंसान नहीं बैठा और तुम ही वो पहले इंसान हो जिसका ये इंतजार कर रहा था। अचानक हवा में अजीब आवाजें गूंजने लगती हैं और कैलबूस नमूदार होता है, वही जो पर्सेस को मारने आया है, और हेडीज से मिली हुई महलक ताकतों के साथ उस पर हमलावर होता है। एक जबरदस्त लड़ाई छिड़ जाती है। कैलबूस निहायत ताकतवर होता है, लेकिन डैगो चालाकी से उसका हाथ काट देता है, जिसका खून जमीन पर गिरते ही वहां बिच्छू पैदा हो जाते हैं। एक दो नहीं, सैकड़ों
और किरबूस का कटा हुआ हाथ एक देव हैकल बिच्छू में बदल जाता है। उस पर तमाम सिपाही इन बिच्छुओं के खिलाफ जंग लड़ते हैं, मगर वो खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। उसी लम्हे कुछ परसरार लोग आते हैं जिन्हें जिन कहा जाता है। वो इन सबको अपने कंट्रोल में ले लेते हैं और यूं परसेस की जान बच जाती है, अगरचे वो सख्त जख्मी हो चुका होता है। वो जमीन पर गिरा होता है और लोग उसे कहते हैं कि खुदाओं की इबादत करो, तुम बच जाओगे, मगर परसेस इनकार करता है। दूसरी तरफ हम महल में देखते हैं कि कुछ लोगों को पता चल जाता है कि हैडीज ने राजा से क्या मुतालबा किया है। वो सब लोग इकट्ठे होते हैं और ऐलान करते हैं कि हमारी निजात का सिर्फ एक ही रास्ता है, रानी एंड्रोमेडा की कुर्बानी। रानी इस वक्त आम लिबास में उन लोगों के दरमियान होती है और ये सब सुनकर अंदर से टूट जाती है। वही जिन जो बिच्छुओं को काबू में ले आए थे, वो परसेस से कहते हैं कि हम इंसानों की तरफ नहीं, लेकिन तुम में कुछ अलग है और हम तुम्हारी मदद करेंगे। वो अपनी जादुई ताकतों से परसेस के जख्म ठीक कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि ड्रीगो गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि परसेस को खुदाओं के तोहफे दिए जा रहे हैं, जैसे वो तलवार, मगर वो उन्हें इस्तेमाल नहीं करता और मेरे लोग मार रहे हैं। वो कहता है कि तुम खुदाओं पर यकीन नहीं रखते, इसलिए तुम उनके इख्तियार के भी हकदार नहीं हो। परसेस जवाब देता है कि मैं इंसानों के लिए लड़ता हूँ, जिस पर ड्रीगो कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते। और वो कहता है, कौन कहता है कि मैं डेमी गॉड हूँ? मैं एक इंसान हूँ, वही बिच्छू जो केलबूस के हाथ से पैदा हुआ था। अब जन उसे सवारी में बदल देते हैं और पूरी टीम, सिपाही, परसीज, ईयू और ड्रेगो उस बिच्छू पर सवार होकर सफर पर निकल पड़ते हैं। रास्ते भर हंसी मजाक होता है और परसीज ड्रेगो से कहता है, आप कभी मुस्कुराते क्यों नहीं? जिस पर ड्रेगो जवाब देता है, जब मैं तुम्हें खुदाओं को मानते देखूंगा तब शायद मुस्कुरा दूं। आखिरकार वो स्टेज पार्क पहुंचते हैं, जहां पर उन कैरेक्टर्स ने कभी टाइटन्स को शिकस्त दी थी और ये डायनो नामी मखलूक का इलाका भी होता है। अयो कहती है, उनसे सिर्फ वही पूछना जो वाकई काम का हो। जैसे ही वो अंदर दाखिल होते हैं, ड्रेगो और परसेस को देखते ही डायनो इनको पहचान लेते हैं और कहते हैं, ये तो जूअस का बेटा है। परसेस पूछता है कि मेरे सवाल का जवाब कौन देगा? जिस पर डायनो कहते हैं, तुम्हें क्रैकन के बारे में जानना है ना? हाँ, बताएंगे, मगर पहले तुम्हें एक शिकार में हमारी मदद करनी होगी। इस पर एक नई लड़ाई छिड़ जाती है और लड़ाई के दौरान परसेस उनमें से एक की आंख निकाल लेता है और कहता है, मैं ये कन्वे में फेंकने लगा हूँ, अगर तुमने सच ना बोला तो यहाँ आ गई। अंधेरी रात के साय तले जब पोसिस और उसके साथी एक वीरान जगह पर पहुंचते हैं, तो वहां उन्हें डायनो मिलता है, जो अपनी गहरी आवाज में कहता है, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा और तुम्हें छोड़ भी दूंगा, लेकिन क्रैकर को मारने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है कार्गन मेडिसन, एक ऐसी मखलूक जिसे अगर कोई आंख भर के देख ले तो वो फौरन पत्थर में तब्दील हो जाता है। वो स्ट्राइक नदी के पार काली दुनिया के किनारे कैद है और बहुत खतरनाक है। डाइनो की बात सुनते ही ड्रैगो हेरित से कहता है, उसे काबू करना तो नामुमकिन लगता है, मगर पुरसीस, जो अब खुद को सिर्फ इंसान नहीं बल्कि हिम्मत और यकीन का पैकर समझता है, पुरज़म अंदाज में कहता है, हम ये भी कर लेंगे। ये सुनकर पुरसीस उनकी आंख वापस कर देता है जो उसने गिरवी रखी थी, मगर आंख लेते ही डाइनो का लहजा बदल जाता है। वो कहता है, तुम जाओ जोश के बेटे, मगर याद रखो वहां जाके तुम मरोगे। उस पेशगोई से कुछ सिपाही डरकर वापस चले जाते हैं, मगर बाकी बच्चों पर सवार होकर रवाना हो जाते हैं। सफर के दौरान अचानक पुरसी से एक नकाबपोश मर्द को देखता है जो हकीकत में जूस होता है। वो सामने आकर कहता है, तुम करकर को नहीं मार सकते, तुम मेरे बेटे हो और मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ। लेकिन परसिस गुस्से में कहता है, मेरे वालिद वो थे जो उन खुदाओं के जुल्म का शिकार हुए और तुमने उन्हें बचाया नहीं। जूस अपनी सफाई देता है कि तुम्हारे वालिद ने खुदाओं की इबादत से इनकार किया था और यही उनकी सजा थी। लेकिन परसिस उसकी एक बात भी मानने को तैयार नहीं होता और दोनों के दरमियान तल्ख मुकालमा होता है। आखिर में जूस खामोशी से उसे एक सिक्का देकर गायब हो जाता है। आगे बढ़ते हुए पुरसिस को एक शील्ड दी जाती है जो उसकी जान की हिफाजत करेगी, लेकिन इसे खबरदार किया जाता है कि काली दुनिया में दाखिल होना हर किसी के बस की बात नहीं, इसलिए होशियार रहना। वो सब मिलकर एक टीम बनाते हैं और सफर शुरू करते हैं। एक जगह पहुंचकर जब वो खौरन का इंतजार कर रहे होते हैं, पुरसिस जूस का दिया हुआ सिक्का हुआ में इछालता है, जिसे जिन पकड़कर पानी में फेंक देता है। इस अमल के बाद खौरन नमूदार होता है, मगर वो रिश्वत मांगता है। उस पर हारून उन्हें मदीना के टेम्पल में ले जाता है जहां मेडिसा कैद थी। एक सिपाही पूछता है, क्या हमें किसी प्रेस से लड़ना होगा? तो यूं निहायत उदासी से कहती है, मेड्यूसा कभी दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत थी, लेकिन जब उसने पोसाइडन के दिल को छू लिया तो वो भागकर मंदिर पहुंची कि देवी उसे बचा लेगी, लेकिन वहां पोसाइडन ने उसकी इज्जत तार तार कर दी और देवी ने बजाय बचाने के उसे सजा दे दी कि अब तुम्हें कोई ना देख सकेगा, क्योंकि तुम्हारी तरफ देखने वाला पत्थर बन जाएगा। अब यूं कहती है, मैं अंदर नहीं जा सकती, क्योंकि मैं भी उस देवी के गजब का शिकार हूं। यहाँ सिर्फ मर्द ही जा सकते हैं। सब जैसे ही मंदिर में दाखिल होते हैं, मेडिसा की तलाश शुरू हो जाती है और अवियू पुरसिस को खबरदार करती है कि कभी भी उसकी आंखों में ना देखना, हर कदम सोच समझ कर रखना, क्योंकि एक गलती तुम्हें खत्म कर देगी। इसी अस्ना में ड्रिगो से परसिस पूछता है, आपने किसको खोया? तो आयसा से कहता है, मैंने अपने बेटे को खो दिया। मैं इसे खारन के पास ले आया था, शायद अब मैं इसे दोबारा पा सकूं। और जब सब थक हार कर खौफजदा होते हैं, परसिस एक बार फिर अपने बाप की बात याद करता है जो कहता था एक दिन को उनके जुल्म के खिलाफ खड़ा होगा, और परसिस जोर से कहता है, आज वो दिन है।
अचानक मैदान में लड़ाई शुरू हो जाती है जहां मोडियोसा की आंखें जिस पर भी पड़ती हैं वो फौरन पत्थर बन जाता है। पहले वो कुछ सिपाहियों को पत्थर बनाती है, फिर जिन्नों को पकड़ लेती है जिनको वो पत्थर नहीं बना पाती। जिन अपने आप को फाड़कर फट जाता है जिससे मोडियोसा थोड़ी देर के लिए कमजोर हो जाती है। उस मौके का फायदा उठाते हुए ड्रेगो उस पर हमला करता है, लेकिन मोडियोसा फौरन उसे पत्थर में तब्दील कर देती है और उसका जिस्म तोड़कर फेंक देती है। अब परसेस उसके सामने आता है और अपनी ढाल के जरिए उसका अक्स देखता है। फिर वो उस पर तेज वार करता है और उसका सर धड़ से अलहौदा कर देता है जिससे मोडियोसा खत्म हो जाती है। लेकिन अचानक कोलंबस आता है जिससे हेडीज की ताकत हासिल होती है और वो ईयू को मार डालता है। परसेस वहां अपने तोहफे में मिली तलवार को जमीन में गड़ी हुई देखता है, उसे उठाता है और इसी तलवार से कैलबूस का खात्मा कर देता है। उसके आखिरी अल्फाज होते हैं कि तुम देवताओं की तरह मत बनना। फिर ईयू की आवाज आती है जो कहती है कि ग्रहण लगने वाला है, तुम जाओ। ईयू हवा बनकर उड़ जाती है और परसेस पैगजिस पर सवार होकर निकल जाता है। दूसरी तरफ जोश के पास हेडीज आता है और इसकी इजाजत से एरो गोश्त की तरफ रवाना होता है जहां के लोग रानी एंड्रोशिया को लटकाकर अपनी जान बचा रहे होते हैं। यहाँ जूस और ईडिस के दरमियान भी एक लड़ाई होती है जिसमें जूस अपने भाई को यह कहता है कि तुमने मुझे काली दुनिया में भेजकर सही नहीं किया, तुम खुद यहाँ राज करते रहे। जूस उसे जवाब देता है कि भी तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते। अभी भी एक डेमीगॉड है जो पुरसेस है। फेवरस को पुरसेस के पीछे भेज दिया जाता है क्योंकि वो मोडुसा का सर पकड़ लाता है, उसके पीछे भाग कर उसका सर लेने जाता है। जैसे ही परसेस ये सर हासिल करता है फौरन क्रैकर सामने आता है जो कि मुडियूसा को खाने लगता है और उसकी आंखों के सामने वो पत्थर में तब्दील हो जाती है। यहाँ राजा की मौत भी वाकई हो जाती है लेकिन हेडीज बाकी रह जाता है। पुरसिस इसी चमकदार तलवार से हेडीज पर हमला करता है और उसे कैद कर देता है और रानी एंड्रोशिया को बचा लेता है। राजकुमारी पुरसिस को एरोगोस्ट का राजा बनने की पेशकश करती है लेकिन पुरसिस इनकार कर देता है और पैगासस पर सवार होकर वहां से चला जाता है। वो इसी जगह पहुंचता है जहां उसके वालदैन की कश्ती रुक गई थी और जूस भी वहां आता है। पुरसिस इसे बताता है कि मैंने हेडीज को काली दुनिया में भेज दिया है। जूस जवाब देता है कि वो दोबारा आएगा क्योंकि इंसान का यकीन जितना कम होगा हेडीज की ताकत इतनी ही बढ़ेगी। पुरसिस कहता है तुम जैसे मर्जी अपनी जिंदगी गुजारो लेकिन मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। फिर वो दोनों वहां से रवाना हो जाते हैं और यूं खुदाओं की कहानी का इख्तिताम होता है। आपका शुक्रिया कि आपने मेरी कहानी सुनी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय दें। आपका एक तबसरा मेरे लिए बहुत मानी रखता है। जल्द ही नई कहानी के साथ वापस आऊंगी। तब तक के लिए सनमा कहानी के साथ जुड़े रहिए।